एक क्लास में दो फ्रेंड्स थे, ध्रुव और आदित्य। अब ये दोनों दोस्त स्टडी में सेम से थे, अच्छे से लेक्चर अटेंड करते, नोट्स बनाते, रिवीजन करते। बट जब भी एग्जाम का रिजल्ट आता तो इस आदित्य के मार्क्स हमेशा ध्रुव से ज्यादा आते थे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों की पेपर प्रेजेंटेशन अलग अलग थी। आदित्य एक सिस्टमैटिक वे में आंसर्स को लिखता था, जिसकी वजह से उसके ज्यादा मार्क्स आते थे। तो वो किस तरीके से आंसर्स को अपनी कॉपी में लिखता था और क्या मेथड था उसका क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, वही मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे तो तुम्हें किस तरह से एक टॉपर की तरह अपने पेपर में आंसर्स को लिखना है, जिससे कि तुम अपने एग्जाम में फुल मार्क्स लेकर आ रहे होगे। ध्रुव और आदित्य वाली स्टोरी तुमने सुन ली है। अब आदित्य मेरा ही स्टूडेंट था, उसने ये बात ध्रुव को नहीं बताई बस। तो जो चीजें उसको पता थी वही तुम आज इस वीडियो में जान रहे होगे। सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा एक टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू कि जब वो कॉपी चेक करता है तो किन किन बातों का ध्यान रखता है। ठीक है, उसके बाद फिर तुम्हें जर्नल टिप्स दूंगा जो कि तुम सारे सब्जेक्ट के लिए फॉलो करोगे। और फिर उसके बाद सब्जेक्ट वाइज पेपर प्रेजेंटेशन। तो मेरी जान, सबसे पहले तुम्हारा बोर्ड एग्जाम हो या नॉर्मल एग्जाम हो, उसकी कॉपी कौन चेक करता है? तुम्हारा टीचर ही करता है ना। तो चलो आज तुम्हें टीचर बना देते हैं। तो कमेंट करके बताओ, रेडी हो तुम टीचर बनने के लिए? कर दिया कमेंट। चलो तो अब मैं तुम्हारे स्टूडेंट हूँ, मैंने पूरा पेपर दिया और अब तुम्हें मेरी कॉपी चेक करनी है। अब जैसे ही तुमने कॉपी खोली, तुम्हें दिखता है कि सेक्शन बी का आंसर पहले लिख रखा है, उसके बाद सीधे सेक्शन डी का आंसर लिख रखा है। मतलब कोई सीक्वेंस ही नहीं है। और हैंड राइटिंग तो ऐसी है, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। कहीं पे कुछ वर्ड्स लिख रखे हैं, कहीं पे कुछ, और कॉपी में जगह जगह पर कटिंग कर रखी है और कहीं कहीं आंसर्स के बीच में खाली जगह पड़ी है जो आंसर याद नहीं उसे लिखने के लिए। तो अब तुम ही बताओ, ऐसी कॉपी चेक करते हुए तुम्हारा दिमाग खराब होगा कि नहीं? अब मेरे हिसाब से तो मुझे तो बहुत कुछ आता था, और जो वो खाली जगह छोड़ी थी मैंने कॉपी में, वो बाद में आंसर लिखने के लिए छोड़ दी थी कि बाद में कर लूंगा, लेकिन टाइम ही नहीं था। और कटिंग वो जल्दबाजी के चक्कर में हो गई और जो आंसर मुझे आता था वो मैंने पहले कर दिया। अब यहाँ पर गलत कौन है, तुम या मैं? कमेंट करके बताओ। तो सारी गलती मेरी है, समझ गए? तो ये एक पूरा सिनेरियो था। अगर तुम भी इस टाइप की मिस्टेक्स कर रहे हो ना, तो मार्क्स क्यों नहीं कटेंगे? कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे भाई। तो पेपर को एकदम सीक्वेंस में करो, या तो सबसे लास्ट से स्टार्ट कर दो, डी सेक्शन से ही स्टार्ट कर दो, उसके बाद सी बी ए इस तरह से करो, या फिर ए से ही स्टार्टिंग करो और लास्ट तक डी तक ही करते जाओ। ठीक है। और हैंड राइटिंग इतना बड़ा इश्यू नहीं है। हैंड राइटिंग तुम्हारी ऐसी हो जो बस समझ में आ जाए टीचर के। ज्यादा अच्छी हैंड राइटिंग का भी कुछ नहीं होता। ठीक है। और कटिंग तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पे मिस्टेक हो गई है तो एक लाइन इस तरह से खींच दो वहां पर बस, और एक भी आंसर को छोड़ के नहीं आना है कि खाली जगह छोड़ रखी है। तो अब जो भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ उनकी तुम्हें घर पे ही ऐसे प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए यार सबसे पहले तुम्हें एड्यूकार्ड का 12 मोस्ट लाइकली सेट्स, जो कि तुम्हें आंसर राइटिंग सीट्स के साथ साथ मिल रहे होंगे फॉर क्लास 10। अब ये सेट्स तुम्हें उसी तरह से सॉल्व करने हैं जैसा मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। तो सब्जेक्ट वाइज तुम्हें इसमें 3 सेट्स मैथ्स के मिलेंगे, 3 सेट्स तुम्हें सोशल साइंस के, 3 साइंस के और 3 ही तुम्हारे इंग्लिश के। टोटल 12 सैंपल पेपर तुम्हें इसमें मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ तुम्हें इसमें बता रहे होंगे कि कैसे तुम्हें OMR सीट भरनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट टाइम मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से डिटेल में बताया गया है कि किस सेक्शन को तुम कितने टाइम में कंप्लीट करोगे। जैसे सेक्शन ए को तुम 30 मिनट दोगे, सेक्शन बी को तुम 20 मिनट दोगे, सेक्शन सी को 30 मिनट और सेक्शन डी और ई को 40 मिनट। ऐसे बाकी सब्जेक्ट के लिए भी टाइम डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और लास्ट ईयर के टॉपर ने भी एड्यूकार्ड के इन सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को सभी को सजेस्ट किया था। तो देर क्यों लगा रहे हो, अब भी बाय कर लो। लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से क्लिक करना और बाय कर लेना। इधर उधर मत भागो, बिकॉज पेपर प्रेजेंटेशन के लिए ये 12 सेट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब जर्नल टिप्स बताता हूँ। तो पेपर तुम्हारे हाथ में आ चुका है, तो सबसे पहले अब पेपर को अच्छे से पढ़ो। 5 से 10 मिनट के अंदर अपने पूरे पेपर को पढ़ लो। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्यादातर बच्चे जल्दबाजी के चक्कर में पढ़ते ही नहीं है, और पढ़ते भी हैं तो गलत पढ़ते हैं। जैसे कहीं डिस्क्राइब लिखा है तो उसको अलग तरीके से कुछ पढ़ लेंगे, कहीं पे कंपेयर करने के लिए बोला है वो कुछ और ही लिखी है। ठीक है। तो आराम से क्वेश्चंस को पढ़ना है तुम्हें। अब तुम्हें टाइम मैनेज करना आना चाहिए, जिसमें स्टार्टिंग के रीडिंग के 5 से 10 मिनट और लास्ट के 10 मिनट भी होने चाहिए, जिसमें तुम पूरे पेपर को देख रहे होगे कि आंसर्स में कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी। ठीक है। और जितना बड़ा आंसर है ना, जितने वर्ड्स का लिखने को बोला है उतना ही करना है बस। कभी पता चला वेरी शॉर्ट वाले आंसर्स को लिख के आ रहे हो पूरे पेज के। वेरी शॉर्ट वाले आंसर के लिए 2 से 3 लाइन इनफ है, शॉर्ट्स के लिए 5 से 8 लाइन्स इनफ है बस। और तुम्हारा लॉन्ग आंसर तो पूरा ही पेज का होना चाहिए। तो टाइम मैनेज भी जब ही होगा जब तुम्हें आंसर्स को कितना लिखना है, कितने लाइन का लिखना है ये पता होगा, और ये तुम्हारे पेपर में ऑलरेडी लिखा हुआ होता है कि इतने वर्ड का आंसर लिखना है। तो अच्छे से आंखें खोल के देख लेना। ठीक है। तो अब इसके बाद बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज पेपर प्रेजेंटेशन पर। तो सबसे पहले चलो मैथ्स के लिए बताता हूँ। तो यार मैथ्स तुम्हारा
एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें तुम्हारे स्टेप्स के भी मार्क्स मिलते हैं। चाहे तुम्हारा आंसर गलत आ रहा होगा ना, अगर तुमने स्टेप्स सही लगाए हैं तो उस क्वेश्चन के तुम्हारे ज्यादा मार्क्स नहीं कटने वाले। तो मैथ्स के लिए सबसे ज्यादा स्टेप्स मैटर करते हैं, तो जो भी आंसर लिखो उसे स्टेप्स में लिखना। और हाँ, जैसा कि हम जैन जी लोग हैं तो हमारी आदत ही है शॉर्टकट में चीजों को लिखना। जैसे बिटवीन को लिख देंगे ये, फॉर रियल को लिख देंगे FR। तो बेटा ये चीजें तुम्हें बोर्ड एग्जाम में यूज बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर ऐसा किया ना तो मार्क्स ऐसे कटेंगे, फिर बोलोगे कि कहाँ पर कटे हैं। तो जो भी क्वेश्चन का स्टेप लिख रहे हो ना, उसकी पूरी कंप्लीट लाइन लिखोगे कि क्या क्या तुमने यूज किया है। ठीक है, अब इसके बाद आता है तुम्हारा डायग्राम्स। तो पेपर के अंदर तुम्हें कभी भी पेन से डायग्राम नहीं बनाना है, हमेशा पेंसिल, इरेजर और शार्पनर कैरी कर रहे होगे अपने साथ, और पेंसिल से ही अपना डायग्राम बनाओगे। अगर पेन से बना देते तो मार्किंग पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जब तुम्हारा किसी भी क्वेश्चन का आंसर आ जाता है ना, तो उस पे तुम्हें बॉक्स बना देना है, या तुम्हारी कोई थ्योरम है वो तुमने प्रूव की है, उसकी जो स्टेटमेंट होती है लास्ट की, उस पे भी तुम्हें बॉक्स बना देना है। इससे क्या है कि इससे थोड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ता है एक टीचर के माइंड पर। ठीक है, तो समझ गए ना मैथ्स के अंदर क्या क्या करना है। और मैथ्स के अंदर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो इस वाली वीडियो को देख लेना। तो अब बात करते हैं साइंस की। तो साइंस के अंदर यार तुम्हारा केमिस्ट्री में सबसे पहले तुम्हें कोई भी डेफिनेशन दी गई है ना, तो उसको तुम एग्जाम्पल के साथ लिखोगे। एग्जाम्पल में उसकी इक्वेशन जरूर लिख के आना। अगर तुम्हारी डेफिनेशन भी गलत है ना, और टीचर ने बस खाली तुम्हारी इक्वेशन देख ली, इक्वेशन सही है, तो तुम्हें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ट्राई करना डेफिनेशन के साथ साथ उनकी इक्वेशन भी तुम लिख के आ रहे होगे। ठीक है, अब जहां भी तुम इक्वेशन को लिख रहे होगे उसको बैलेंस भी करना, बिकॉज अगर बैलेंसिंग नहीं की गई तो मार्क्स कट जाएंगे आराम से। इसके बाद जितने भी तुम्हारे रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं उनको तुम स्टेप बाय स्टेप लिख रहे होगे। तो केमिस्ट्री के अंदर बस इतना ही ध्यान रखना है। इसके बाद फिजिक्स की बात करें तो यार फिजिक्स में जो तुम्हारे जितने भी न्यूमेरिकल और डेरिवेशन है ना, उनकी यूनिट पीछे लगाना मत भूल जाना, बिकॉज उसके भी 1-2 मार्क्स कट ही जाते हैं। तो जितनी भी तुम्हारी क्वांटिटीज की SI यूनिट है ना, वो तुम्हें जरूर लिखनी है। बाकी सब स्टेप वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना है, सेम उसी तरह से करोगे जैसे मैंने तुम्हें मैथ्स के लिए बताया था। तो फिजिक्स में बस इतना ध्यान रखना, ये करना है बस। इसके बाद बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में यार तुम्हें डायग्राम को बहुत ही अच्छे से बनाना है, पेंसिल की हेल्प से बनाओगे, और जितने भी डायग्राम पर लेबलिंग है ना, वो तुम ब्लॉक लेटर्स में करोगे। इससे भी टीचर के माइंड पर बहुत तगड़ा इफेक्ट पड़ता है। और बायोलॉजी में तुम जितने भी लॉन्ग आंसर्स को लिख रहे होगे ना, उनको तुम्हें पॉइंट में और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके लिखना है। बस अगर बायोलॉजी में इतना कर लेते हो तो इनफ है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं सोशल साइंस की। तो इसमें सबसे पहले यार तुम्हें डेट्स और इवेंट्स को प्रोमिनेंटली यूज करना है, बिकॉज डेट्स और इवेंट्स तुम्हारी क्वेश्चन में लिखी हुई होती है ना, तो टीचर को लगता है कि बच्चे को आंसर अच्छे से आता है, तो उस पर मार्क्स मिल जाते हैं। अब देखो हिस्ट्री में या फिर सोशल साइंस में जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन होते हैं ना, वो बड़े बड़े ज्यादा होते हैं। तो उनके लिखने के लिए यार तुम्हें एक आंसर का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो उसके लिए यार तुम्हें सबसे पहले आंसर का इंट्रो लिखना है। अब इंट्रो क्या है, जो तुम्हारे आंसर में पूछ रहा है ना, उसके बारे में इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद तुम बॉडी, जिसके अंदर तुम मेन कंटेंट लिखोगे, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है ना, उसको डिटेल में लिखोगे तुम बॉडी के अंदर। और फिर लास्ट आता है कंक्लूजन, जिसमें तुम्हें हाँ लिखना है कि ये बात सही है या फिर गलत है, जो भी है, जो भी तुम्हें क्वेश्चन में दिया गया उसी से रिलेटेड। अब इसके बाद बात करें जियोग्राफी की, तो इसके अंदर यार तुम्हें मैप्स की तुम्हें एक्यूरेट लेबलिंग करनी है, बिकॉज मैप वाला पोर्शन ही तुम्हारा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो मेक श्योर तुम्हें अच्छे से करना आना चाहिए। और साथ ही साथ जितने भी तुम उसके अंदर कीवर्ड्स लिख रहे हो ना, लाइक रिसोर्सेज, प्लेस और तुम्हारा लैंड फॉर्म्स, इनके जो नेम्स है ना, तुम्हें वो एकदम हाईलाइट करके लिखना है। ठीक है, इतना कर लोगे इनफ है। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस, इसके अंदर यार तुम्हें आंसर्स को पॉइंट वाइज लिखना है बस। जितने पॉइंट तुम्हारे क्वेश्चन में पूछे गए हैं ना, जैसे कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, अब वो तुम्हारा 5 मार्क्स का है, तो उसके लिए तुम्हें एक पॉइंट लिखना पड़ेगा, जिसपे तुम्हें एक नंबर मिल जाए। तो तुम्हें उसके अंदर 5 पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, तुम 6 पॉइंट लिख के आना, जिससे कि क्या होता है, अगर तुम्हारा एक आध पॉइंट गलत भी हो जाता है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बचता है तुम्हारा इकोनॉमिक्स। तो इसके अंदर यार तुम फ्लो चार्ट और डायग्राम्स यूज कर रहे होगे, जैसे तुम्हारा GDP आता है या फिर इन्फ्लेशन, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को तुम डायग्राम और फ्लो चार्ट की हेल्प से समझाते हो ना, तो एक पॉजिटिव इफेक्ट पहुंचता है टीचर के ऊपर। और साथ ही साथ जो भी तुम एक्सप्लेन करना चाहते हो ना, उसकी टर्म्स को अच्छे से तुम्हें पहले ही आंसर में डिफाइन कर देना है। तो इकोनॉमिक्स के लिए तुम यही कर रहे होगे बस। अब बचता है तुम्हारा हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। तो जैसा कि तुम्हारा हिंदी है और इंग्लिश है, इनमें जो राइटिंग सेक्शन होता है ना, उसमें तुम्हारे लेटर, एसे और नोटिस, ये सब जो आते हैं ना, इनका एक फॉर्मेट होता है। तो अगर तुम उस फॉर्मेट में लिखते हो ना, तो तुम्हारे तगड़े मार्क्स आ रहे होंगे। अब वो फॉर्मेट क्या है, अगर उसके ऊपर वीडियो चाहते हो तो मैं बना दूंगा। तो तुम्हें एक प्रॉपर फॉर्मेट में लेटर, एसेस को लिखना है। अब बात करें साहित्य या लिटरेचर वाले चैप्टर्स की, तो उसमें यार जो भी तुम्हें क्वेश्चन दिया गया है ना, उसके तुम आंसर ऑन पॉइंट लिखोगे। इधर उधर की महाभारत कुछ नहीं लिखना तुम्हें। साथ ही साथ तुम्हारे जितने भी आंसर है उनको पैराग्राफ में डिवाइड करके लिखो, मीन्स लॉन्ग आंसर्स आते हैं ना। अब बचता है तुम्हारा ग्रामर या व्याकरण। तो इसके लिए भी यार तुम्हें रूल्स का अच्छे से पता करना है और
और उसी हिसाब से एग्जाम में लिखना है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ग्रामर को लाइटली ले लेते हैं। तो मेरी जान ये भी तुम्हें 20 मार्क्स सिक्योर करा रहा होगा। तो इन सब्जेक्ट्स के लिए तुम इस तरह से आंसर्स को लिख रहे होगे। तो अब तुम्हारा कल ही एग्जाम है, एक दिन में सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है तो इस वाली वीडियो को जाके देख लेना। बाकी वीडियो पर अभी तक बने हो तो तुम अपने बोर्ड एग्जाम को फोड़ के आ रहे होगे, कितनी परसेंटेज लेकर आ रहे होगे कमेंट करके बताना। बाकी चलो कोई और प्रॉब्लम है तो तुम्हें ये वीडियोस अपनी स्क्रीन पर शो हो रही होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।